ओके बेटा, हम लोग पहुंचे लिक्विडेटर्स अकाउंट्स में। आज से हम लोग सम्स वाले पेजेस शुरू करने वाले हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन की इमेज है, माया लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कंपनी बंद हो गई। तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड कर लूंगा, फिर धीरे धीरे मैं आपको सॉल्व करने बताऊंगा कि क्या चीज कहाँ पे आएगी। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं, इसमें क्या क्या काम का है, क्या क्या काम का नहीं है, वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है माया लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31/12/2010। तो ये डेट याद रखना, 31/12/2010 मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, 31/12/2010। अब इस दिन पे हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू कब होगा? हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1 जनवरी 2010। तो ओल्ड बैलेंस शीट की डेट है 31/12/2010, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1/1/2010। तो डेट्स का ध्यान रखना। लिखा है द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। इसके बाद लिखा हुआ है 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 6 लाख, 12% डिबेंचर्स 1 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000, लोन सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000, प्रोविडेंट फंड 18,000। अब एसेट साइड पे एक्चुअली कुछ भी हमारे काम का नहीं होता है एसेट साइड पे, तो आप एसेट साइड रीड करो या नहीं करो एक ही बात है। एसेट साइड पे सिर्फ ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है 12,100 वो हमारे काम का होता है और कुछ भी नहीं। लायबिलिटी साइड सारे काम की होती है, लायबिलिटी साइड की हर एक अमाउंट हमारे काम की होती है। एसेट साइड पे कुछ भी काम का नहीं होता है, एसेट साइड पे सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस काम का होता है। Considering the following information, prepare liquidators final statement of receipt and payment. Assets realized: land and building 4,20,000, machinery 1,10,000, stock 55,000, debtors 45,000. Creditors of loan have sold the investments for rupees 75,000 and the additional amount was returned to the liquidator. ये जो जिस बैंक से हमने लोन लिया था उन लोगों ने हमारी इन्वेस्टमेंट बेच दी है 75,000। इसके मैं ABCD 4 पॉइंट्स थियरी वाले पेजेस में करा चुका हूं, मैं फिर से समझाऊंगा ये पॉइंट क्या है। फिर लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग: 5 months salary of 5 clerks 7,500. Income tax and local rates rupees 35,000. Income tax included rupees 5,000 assessed on 31/8/2009. The debenture holders were paid off on 31/3/2011. Liquidation expenses amounted to rupees 10,000. The liquidator is entitled to a remuneration at 2% on the amount of assets realized by him, including surplus from secured creditors, and 2% on amount distributed to shareholders. तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल मैं नहीं बोलूंगा, टिपिकल एक दो चीजें हैं, बट लेंथी बहुत है, बहुत देर लगेगी। और जैसे हम लोग हमेशा फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा मैं सारी, उसके बाद जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में सारी लायबिलिटी साइड की अमाउंट दी हुई है वो सब मैं सॉल्व करूंगा। पहले एडजस्टमेंट फिर लायबिलिटी साइड, और एसेट साइड पे जो कैश एंड बैंक बैलेंस है 12,100, ये मैं स्टार्टिंग से ही लिख दूंगा 12,100। अब हम लोग एक इस तरीके का लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे, एक इस तरीके का हम लोग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे। रिसिप्ट अमाउंट रुपीज, पेमेंट्स अमाउंट रुपीज, इस तरीके का एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। डेबिट साइड पे मतलब रिसिप्ट साइड पे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो मैंने पहले से ही लिख दिया 12,100 ओल्ड बैलेंस शीट वाला। फिर एसेट्स रियलाइज, जो भी हम लोग अलग अलग एसेट्स बेचेंगे, मैंने बहुत बार बताया आपको इस चैप्टर में हम मतलब कौन है, इस चैप्टर में हम लिक्विडेटर हैं, इस चैप्टर में हम लिक्विडेटर हैं। तो जितने भी एसेट्स हम रियलाइज करेंगे, जो भी पैसा आएगा वो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे। पेमेंट साइड पे सातों स्टेप्स लाइन वाइज ही लिखने हैं, किसी भी स्टेप को ऊपर नीचे नहीं करना है, और हर एक स्टेप के बाद आपको 4 लाइन छोड़ देने हैं। हमेशा ये फॉर्मेट पहले से ही बनाना है, सब जगह पे 4-4 लाइन 5-5 लाइन पहले से ही छोड़ देनी है। तो स्टेप 1 होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, स्टेप 2 होता है लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन। स्टेप 3 होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, स्टेप 4 होता है डिबेंचर होल्डर्स, स्टेप 5 होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, स्टेप 6 होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, स्टेप 7 होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। बस अब यहाँ पे नीचे मैं वर्किंग नोट्स लिखूंगा सारे, बहुत सारे वर्किंग नोट्स होते हैं इस चैप्टर में,
बहुत टिपिकल, बहुत लेंथी वर्किंग नोट्स होते हैं, तो ध्यान से देखते जाना। अब हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, पहले एडजस्टमेंट्स में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में लिखा है कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो एसेट्स रियलाइज लैंड एंड बिल्डिंग 4,20,000, ओके, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का 4,20,000 रुपीज हमको मिला, तो ये रिसिप्ट साइड पे आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 4,20,000 इनर कॉलम, एसेट्स रियलाइज्ड के नीचे। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ध्यान से सीखना, ध्यान देना। लैंड एंड बिल्डिंग हम रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे, इनर कॉलम में 4,20,000। आगे और क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है मशीनरी, मशीनरी का पैसा मिला 1,10,000, स्टॉक 55,000, डेटर्स 45,000, ये सब रिसिप्ट साइड पे आएगा। मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स MSD और 110, 55, 45। $1,10,000, 55,000, 45,000। MST मतलब क्या था इनका नाम, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। तो इतना पैसा हमको मिला, मशीन में थे, लैंड एंड बिल्डिंग में थे, मशीन में थे, स्टॉक में थे, डेटर्स में थे। इसका टोटल अभी नहीं करेंगे, अभी 1-2 एंट्री बाकी है, बाद में टोटल करेंगे। फिर इसके आगे लिखा हुआ है, सुनना अभी ध्यान से, अभी थोड़ा टिपिकल है ये वाली पॉइंट। क्रेडिटर्स, फर्स्ट एडजस्टमेंट में creditors of the loan have sold the investments for ₹75,000 and the additional amount was returned to the liquidator। अब मैं 2-3 अमाउंट आपको दिखाऊं। यहाँ पे आप देखोगे ना, ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ये इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू दिया हुआ है 70,000। ये जो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू दिया हुआ है 70,000 ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू दिया हुआ है 70,000। ये 70,000 हमारे किसी भी काम का नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है 70,000, ये हमारे काम का नहीं है। तो इसको, वैसे तो मैंने पहले ही आपको बोला कि जो भी सारी एसेट साइड की अमाउंट्स हैं उनको आप सीधा ही कट कर दो तो भी चले, ये 70,000 हमारे काम का नहीं है। ओके, अब आप लायबिलिटी साइड पे देखोगे ना, लायबिलिटी साइड पे एक लोन है, लोन सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000, ये वाला देखो 50,000, एक 50,000 का लोन हमने लिया था बैंक से, उसके सामने हमने इन्वेस्टमेंट्स को गिरवी रखा था। ये 50,000 का सिक्योर्ड लोन है, इसके सामने हमने इन्वेस्टमेंट्स को गिरवी रखा था, ये 50,000 हमारे काम का है। अब जिन लोगों को हमने अपनी लोन लेके हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गिरवी रखा था, उन लोगों ने, उन क्रेडिटर्स ने, उन बैंक वालों ने हमारी इन्वेस्टमेंट बेच दी 75,000 में। क्रेडिटर्स ऑफ द लोन हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट्स फॉर ₹75,000। तो जिन लोगों को हमने गिरवी रखा था अपना इन्वेस्टमेंट्स, उन लोगों ने हमारी इन्वेस्टमेंट बेच दी 75,000 में। तो सीधी बात है, ये लोग 75,000 में इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, उसमें 50,000 अपना लोन का पैसा काट देंगे, बाकी 25,000 रुपीज मतलब सरप्लस वो हमको, मतलब लिक्विडेटर को देंगे। तो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेच दी 75,000 में। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ द लोन हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट, क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट किसने बेची है, क्रेडिटर्स ऑफ द लोन। क्रेडिटर्स ऑफ द लोन हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹75,000, मतलब उन लोगों ने बेची है, लोन वालों ने। तो वो लोग 75,000 में इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, अपना 50,000 रुपए काट देंगे, बाकी 25,000 हमको देंगे, और वो लिखा हुआ भी है एंड द एडिशनल अमाउंट वाज रिटर्न टू द लिक्विडेटर। अब मैं आपको आंसर लिख के बता दूं, ये हमारे आंसर में एसेट्स रियलाइज में सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे लिखते हैं, सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इसमें सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था, सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो था हमारा 75,000, उसमें लेस हो जाएगा बैंक लोन, क्रेडिटर्स फॉर लोन या बैंक लोन माइनस हो जाएगा, वो था 50,000। बाकी बैंक वाले हमको कितना पैसा देंगे, बाकी बैंक वाले हमको पैसा देंगे कितना, 25,000। बाकी बैंक वाले हमको 25,000 रुपीज देंगे, वो 25,000 मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। इसको बोलते हैं सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना पैसा मिला हमको, 25,000। ये हो गया एक तरीका। अगर बैंक लोन वाले हमारी इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो हम डायरेक्टली, इसको मैं नेट इफेक्ट बोलता हूं, डायरेक्टली नेट इफेक्ट लिखेंगे 25,000 अगर बैंक लोन वाले हमारी इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो।
दूसरी पॉइंट, इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि बैंक लोन वालों ने हमारी इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब दूसरी पॉइंट, अगर मैं यहां पे लिख दूं ब्रैकेट में सोल्ड बाय क्रेडिटर्स, इस क्वेश्चन में क्या था कि जो क्रेडिटर्स थे उन लोगों ने हमारी इन्वेस्टमेंट बेची। अब दूसरा तरीका बता दूं, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट सोल्ड बाय लिक्विडेटर होती, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट सोल्ड बाय लिक्विडेटर होती तो 75,000 रुपीज आता भी। ये दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है। अगर लिक्विडेटर हमारी इन्वेस्टमेंट बेचता तो 75,000 रुपीज आएगा भी, और उसमें से पेमेंट साइड पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर 50,000 जाएगा भी। ऐसा कब होगा? 75,000 आएगा भी और 50,000 जाएगा भी। ऐसा कब होगा? अगर लिक्विडेटर इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो 75,000 डेबिट भी होगा और 50,000 क्रेडिट भी होगा, अगर लिक्विडेटर बेचेगा तो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो मैं ये 50,000 डिलीट कर देता हूँ, ये 75,000 डिलीट कर देता हूँ, ये सोल्ड बाय लिक्विडेटर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ समझा रहा था कि अगर लिक्विडेटर बेचेगा तो 75,000 आएगा भी, 50,000 जाएगा भी, और अगर बैंक वाले बेचेंगे तो डायरेक्टली नेट इफेक्ट 25,000। ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा कंपलसरी, नहीं तो ये जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है परसेंटेज में होता है वो गलत हो जाएगा। तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करना पड़ेगा। अगर नेट इफेक्ट है 25,000 तो नेट इफेक्ट ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अभी भी मैं जानबूझ के इसका टोटल नहीं करूंगा, इसका टोटल मैं बाद में करूंगा। आगे फिर हम लोग पहुंचे एडजस्टमेंट नंबर 2 पे, ये भी हार्ड है बहुत। सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड, अब आप इस शब्द को अंडरलाइन या सर्कल कर लोगे, इंक्लूड। सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड मतलब ऊपर एक सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ये सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, आप अगर देख सकते हो 1,80,000। कितना दिया हुआ है? 1,80,000। इसको मैं पहले वर्किंग नोट्स में लिखूंगा 1,80,000 को, फिर इसके मैं 5 या 6 अलग अलग पार्ट्स करूंगा, देखते जाना। ये वर्किंग नोट्स में, ये वाला वर्किंग नोट हमेशा बनता ही है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, और आपको मालूम है मैं हमेशा लिखता हूँ ब्रैकेट में टी फॉर ट्रायल बैलेंस, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट की अमाउंट 1,80,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये ओल्ड बैलेंस शीट की अमाउंट 1,80,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,80,000। अब मैं इस 1,80,000 के अलग अलग 4 या 5 पार्ट्स करूंगा। इस 1,80,000 के मैं पार्ट्स करूंगा, देखते जाना। ये पहला पार्ट, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरा पार्ट। इस तरीके से मैं क्रेडिटर्स के पार्ट्स करूंगा। यहाँ पे मैं तीसरा पार्ट लिखूंगा, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होंगे। यहाँ पे चौथा पार्ट, यहाँ पे पांचवा पार्ट। तो मैं ऐसे क्रेडिटर्स के 1,80,000 के अलग अलग पार्ट्स करूंगा। ठीक है, आगे देखना क्या होता है। अब जाते हैं वापस एडजस्टमेंट में। ये ओल्ड बैलेंस शीट में 1,80,000 दिया हुआ है। अच्छा, अगर क्रेडिटर्स में, सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हो, अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हो तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को स्टेप पाई में लिखते हैं, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ये मैं एक नोट पहले लिख के देता हूँ, रूल ये थियरी वाले पेजेस में बाद में लिख लेना। ये वाला रूल, क्या रूल? के इफ नो एडजस्टमेंट is given, if no adjustment is given about the sundry creditors, then these should be considered as unsecured creditors. Then these should be considered as unsecured creditors. That is step 5, मतलब पेमेंट साइड पे स्टेप 5 जो होता है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है। तो अगर क्रेडिटर्स के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो उसको सीधा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखें और एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग: 5 month सैलरी
ऑफ 5 क्लर्क्स ₹4500, सॉरी ₹7500। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है, इस 7500 में बताया हुआ नहीं है, क्लियरली बताया हुआ नहीं है कि ये 5 महीने की टोटल है कि 1 महीने की है, पांचों क्लर्क की टोटल है कि 1 क्लर्क की है, ऐसा कुछ भी बताया हुआ नहीं है। ये क्या है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, मतलब कुछ भी बताया हुआ नहीं है कि ये 5 महीने की है कि 1 महीने की है, 5 क्लर्क की है कि 1 क्लर्क की है, कुछ क्लियरली बताया हुआ नहीं है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो 7500 है उसमें पांचों महीने इंक्लूडेड है और पांचों क्लर्क इंक्लूडेड है, सब इंक्लूड मल्टीप्लाई करके ही 7500 दिया हुआ है। तो इस 7500 को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल। अब सुनना ध्यान से, ये नंबर्स याद करो, 5 मंथ और 5 क्लर्क, ये नंबर्स याद करो। मैं वर्किंग नोट में जाता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट नंबर 1 करके सैलरी ऑफ क्लर्क। अब इसको क्लर्क भी बोलते हैं, यहाँ एम्प्लॉई भी बोलते हैं, सैलरी ऑफ क्लर्क और एम्प्लॉई, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 5 मंथ्स सैलरी ऑफ 5 क्लर्क्स इक्वल टू 7500 रुपीज, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ था। अब हमारा सैलरी ऑफ क्लर्क का रूल होता है, क्या रूल होता है वो रूल मैं एक एक करके बता दूं। ए अमाउंट होती है एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब क्लर्क का ये रूल होता है, ए अमाउंट होती है एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे। बी अमाउंट होती है 4 मंथ सैलरी, 4 मंथ सैलरी, मतलब ये सब क्लर्क के रूल होते हैं। फिर 4-5 लाइन छोड़ेंगे। सी अमाउंट होती है ₹20,000 रुपीज पर क्लर्क, ये 3 रूल्स होते हैं। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी, 4 महीने की सैलरी, 20,000 पर क्लर्क। अब इन तीनों में से जो भी लोएस्ट होता है, इन तीनों में से जो लोएस्ट होगा वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक हैशटैग करके लिख देता हूँ, लीस्ट या लोएस्ट ऑफ द अबव, लीस्ट ऑफ द अबव 3, लीस्ट ऑफ द अबव 3 विल बी कंसीडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये रूल होता है, लीस्ट ऑफ द अबव 3 विल बी कंसीडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा एक एक करके अमाउंट कैसे आएगी। सबसे पहले ये जो 7500 क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये जो 7500 क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो इनर कॉलम आउटर कॉलम क्लियरली दिखे। ये जो 7500 रुपीज हमको दिया हुआ है ये एक्चुअल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। चलो एक्चुअल तो हो गया, डन। अब हमको चाहिए 4 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लर्क चाहे कितने भी हो, 1 हो 2 हो 100 हो 10 हो, जितने भी हो, हमको 4 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 महीने का 7500, 5 मंथ्स का 7500, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 मंथ्स का 7500 तो 4 मंथ्स का कितना। ये 4 मंथ्स हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ये रूल है, ये लॉ है, ये घर से याद करके जाना है। एक एक्चुअल, एक 4 मंथ्स, आपको 4 ही याद करके जाना है, और एक 20,000 पर क्लर्क, ये 3 लॉ है, ये आप या मैं चेंज नहीं कर सकते, ये घर से याद करके जाना है। एक्चुअल सैलरी और 4 मंथ्स और 20,000 पर क्लर्क। अब मेरे को 4 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कि 5 महीने का 7500 तो 4 महीने का कितना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मंथ्स और यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 महीने का और इधर मैं लिखूंगा 7500, 5 महीने का 7500, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 और यहाँ पे लिखूंगा मैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब 5 महीने का 7500 तो 4 महीने का कितना, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब एकदम बच्चों के जैसे क्रॉस लगा के दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 6000। ये 5 महीने का 7500 तो 4 महीने का कितना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 6000। देखो इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये 7500 डिवाइडेड बाय ये 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7500 डिवाइड बाय 5 तो आपका आंसर आएगा 6000। ये आपकी 4 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई 6000। एक्चुअल कितना था, एक्चुअल था 7500,
4 महीने का कितना आया 6000। अब मेरे को चाहिए ₹20,000 पर क्लर्क, 20,000 पर क्लर्क। अब ये काम आएगा 5 क्लर्क्स, पहले 5 मंथ्स काम आया, अब ये 5 क्लर्क काम आएगा। 20,000 पर क्लर्क, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू 20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5 क्लर्क। 20,000 पर क्लर्क, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 क्लर्क, तो ये अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीज, ये अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीज। अब इन तीनों में से जो लोएस्ट हो, इन तीनों में से जो लोएस्ट हो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। जो इन तीनों में से लोएस्ट हो दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। और फिर हम धीरे धीरे अनसिक्योर्ड भी निकालेंगे, मैं करके बताता हूं सारा। ओके, अब इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है? 7500 एक्चुअल है, 4 महीने का 6000 आया, 20,000 पर क्लर्क में 1 लाख आया, तो इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है? तो इन तीनों में से लोएस्ट है ये वाला 6000, मतलब 7500, 6000 या 1 लाख, इन तीनों में से लोएस्ट है हमारा 6000। तो जो लोएस्ट है 6000 वो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 6000 हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा। Least of the above three will be considered as preferential creditor. लोएस्ट कौन सा आया? लोएस्ट आया 6000। अब ये जो लोएस्ट आया 6000, अब मैं आपको बताता हूं कि बाकी रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकालते हैं। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आ गया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उस रिमेनिंग पोर्शन को बोलेंगे हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे निकालेंगे वो भी दिखा देता हूं। देखो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कितना था? एक्चुअल आउटस्टैंडिंग था हमारा 7500, उसमें से प्रेफरेंशियल कितना आया? उसमें से प्रेफरेंशियल आया 6000, तो बाकी जो 1500 रुपए बच गया वो होगा अनसिक्योर्ड। एक्चुअल था आउटस्टैंडिंग 7500, उसमें से 6000 आया प्रेफरेंशियल, तो बाकी अनसिक्योर्ड कितना आएगा? अनसिक्योर्ड आएगा 1500। तो ये हमारे मेन दो अमाउंट्स हैं, एक 6000 प्रेफरेंशियल, एक 1500 अनसिक्योर्ड। ये दो हमारे मेन पोर्शन हो गए। मतलब जो क्वेश्चन में 7500 दिया हुआ था मैंने उसके दो पार्ट्स कर दिए। 7500 में थे 6000 प्रेफरेंशियल, 1500 अनसिक्योर्ड। तो ये एडजस्टमेंट थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये रूल्स याद करने पड़ते हैं। ये वाले एक्चुअल 4 मंथ्स 20,000 पर क्लर्क, ये रूल्स घर से याद करके जाने पड़ते हैं। आगे ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक एडजस्टमेंट नंबर 2 में 2, एडजस्टमेंट 2 का 2 जो है इसमें लिखा हुआ है इनकम टैक्स एंड लोकल रेट्स ₹35,000, इतना हमारा आउटस्टैंडिंग है। और अगर आपने एडजस्टमेंट 2 की हेडिंग में देखा हो तो लिखा हुआ था सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड, मतलब ये भी 35,000 भी क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड। अब सेकंड पॉइंट इनकम टैक्स एंड लोकल रेट्स 35,000, उस 35,000 के अंदर इनकम टैक्स इंक्लूडेड ₹5,000 assessed on 31/8/2009, मतलब टोटल इनकम टैक्स एंड लोकल रेट्स आउटस्टैंडिंग है 35,000, उसमें से 5,000 ऐसा है जो 31 अगस्त 2009 के दिन भरना था। अब सुनना, टोटल आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, टोटल आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स एंड लोकल रेट्स टोटल कितना था? 35,000। इस 35,000 रुपीज में से, इस 35,000 रुपीज में से 5,000 रुपीज ऐसा था, इस 35,000 रुपीज में से 5,000 रुपीज ऐसा था जो हम लोगों को पे करना था ऑन 31/8/2009। मतलब बाकी 30,000 ऐसा हुआ, मतलब बाकी 30,000 ऐसा हुआ
जो करंट ईयर का होगा। अब आपको डेट शायद आप भूल गए होंगे अभी तक, मैं ऊपर जाके डेट दिखाता हूं आपको करंट अकाउंटिंग ईयर की। ये हमारी बैलेंस शीट की डेट थी 31/12/2010, मतलब 31/12/2010 के दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर पूरा हुआ था। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हुआ था? 1/1/2010। तो आप इसको बोल सकते हो करंट अकाउंटिंग ईयर। इस ईयर में जितना भी पैसा पे करना हो गवर्नमेंट को 1/1/2010 से 31/12/2010, इस 12 महीने के अंदर जो भी पैसा हमको पे करना था गवर्नमेंट को वो प्रेफरेंशियल होता है, और इसके ऊपर वाला 2010 से पहले वाला वो अनसिक्योर्ड होता है। करंट ईयर वाला प्रेफरेंशियल होता है, उसके पहले वाला अनसिक्योर्ड। तो हमको जो 35,000 रुपीज टैक्स पे करना था, इस 35,000 में से 5,000 2009 का है। अब 2009 का है मतलब अनसिक्योर्ड है, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है क्योंकि पहले का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30,000 होगा, ये 30,000 हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। ये हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग टैक्स होगा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग टैक्स। अच्छा, करंट ईयर कौन सा है हमारा? 1/1/2010 से 31/12/2010। मतलब अगर 5,000 रुपए 2009 का होगा तो बाकी 30,000 2010 का होगा। तो ये 30,000 होगा हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मतलब इसके भी मैंने दो पार्ट्स कर दिए कि जो 35,000 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उससे 5,000 अनसिक्योर्ड है, बाकी 30,000 प्रेफरेंशियल है। इसके भी मैंने दो पार्ट्स कर दिए। जैसे ये सैलरी वाला था, सैलरी लिखा हुआ था 7,500 आउटस्टैंडिंग, इसके भी मैंने दो पार्ट्स कर दिए थे। 7,500 में थे 6,000 प्रेफरेंशियल था, 1,500 अनसिक्योर्ड। उसी तरह टैक्स में थे 5,000 अनसिक्योर्ड है और 30,000 प्रेफरेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्रेडिटर्स के पार्ट्स करते जा रहा हूँ। जितने भी क्रेडिटर्स दिए हुए हैं उसके मैं अलग अलग पार्ट्स करते जा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए और क्या दिया हुआ था क्रेडिटर्स के बारे में। तो क्रेडिटर्स के बारे में और कुछ भी बताया हुआ नहीं है। अब हमारा सबसे, मैं बोलूंगा सबसे टिपिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला। सेकंड एडजस्टमेंट की फर्स्ट पॉइंट भी हो गई, सेकंड एडजस्टमेंट की सेकंड पॉइंट भी हो गई। अब सुनना बहुत ध्यान से, दिमाग से बहुत अच्छी तरह देखना। ये जो क्रेडिटर्स था 1,80,000, ये ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ था। ये क्रेडिटर्स हमको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ था 1,80,000। हम बेसिकली इस 1,80,000 के 4 या 5 या 6 पार्ट्स करते हैं। अब सुनते जाना। इस 1,80,000 में से ये 6,000 क्या है? प्रेफरेंशियल। 1,500 क्या है? अनसिक्योर्ड। ठीक है, अब मैं ऊपर स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत लिखना शुरू करता हूं, सुनते रहना। ये 6,000 भी सैलरी ऑफ क्लर्क है लेकिन प्रेफरेंशियल में आएगा। ये 1,500 भी सैलरी ऑफ क्लर्क है लेकिन अनसिक्योर्ड में आएगा। अब सुनते जाना। ये हमारा आंसर, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इनर कॉलम 6,000। ये 6,000 भी सैलरी ऑफ क्लर्क है लेकिन ये प्रेफरेंशियल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क। ये 6,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क, ये भी आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क है लेकिन प्रेफरेंशियल में आएगा। और 1,500 रुपए वो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क है लेकिन अनसिक्योर्ड में आएगा। तो टोटल मिला के हमने पे तो 7,500 ही किया ना, टोटल मिला के हमने पे तो 7,500 ही किया। जो एडजस्टमेंट नंबर 2 के फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था 7,500, तो हमने पे तो 7,500 ही किया, लेकिन 6,000 रुपए स्टेप 3 में और 1,500 रुपए स्टेप 5 में। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स वो भी बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स टोटल मैं पे 35,000 ही करूंगा जो एडजस्टमेंट में बोला हुआ है, लेकिन 30,000 मैं प्रेफरेंशियल में पे करूंगा और 5,000 मैं अनसिक्योर्ड में पे करूंगा। पेड 35,000 ही करूंगा, ये भी लिख के बताता हूं। 30,000 मैं पे करूंगा आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, कौन से साल का? 2010 का, प्रेफरेंशियल में। ठीक है, बाकी का 5,000 आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स वो भी पे करूंगा मैं, बाकी का 5,000 कौन से ईयर का? 2009 का, लेकिन ये मैं पे करूंगा अनसिक्योर्ड। तो टोटल पे तो मैंने 35 किया, 30,000 पहले 5,000 बाद में, लेकिन 30,000 मैंने पे किया प्रेफरेंशियल में
5,000 मैंने पे किया अनसिक्योर्ड में। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो टोटल क्रेडिटर्स थे 1,80,000, इस 1,80,000 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। जो टोटल क्रेडिटर्स थे 1,80,000, इसको लिखते हैं। थोड़ी सी ये लाइंस मिटा देते हैं जो अननेसेसरी है, इनको थोड़ा डिलीट कर देते हैं कि भाई ये हमारे लाइंस काम की नहीं है, ज्यादा भूल से बना दी थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब जो टोटल क्रेडिटर्स थे 1,80,000, ये जो टोटल क्रेडिटर्स थे 1,80,000, इसमें से जितने भी पार्ट्स पे कर दिए हमने वो मैं माइनस करते जाऊंगा। देखो टोटल 1,80,000 था, उसमें मैंने 6,000 पे कर दिया, 1,500 पे कर दिया। आपको याद है एक शब्द लिखा हुआ था सेकंड एडजस्टमेंट में, इंक्लूड्स। तो 1,80,000 के अंदर ये 6,000, 1,500, 5,000, 30,000 ये सब इंक्लूडेड है। तो ये सब मैं 1,80,000 में से माइनस करूंगा। देखते जाओ, अमाउंट्स को याद करते जाओ। 6,000 इंक्लूडेड था, माइनस। 1,500 इंक्लूडेड था, माइनस। 5,000 इंक्लूडेड था, माइनस। 30,000 इंक्लूडेड था, माइनस। ये था आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क, ये मैंने माइनस कर दिया। 1,500 भी आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क, मतलब टोटल 7,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क था, ये मैंने 1,80,000 में माइनस कर दिया। क्योंकि ये दोनों 6,000 और 1,500 ऊपर मैंने दोनों पेमेंट में लिख दिए। 6,000 स्टेप 3 में लिखा, 1,500 स्टेप 5 में लिखा। ये 1,80,000 के अंदर इंक्लूडेड थे, ये दोनों मैंने इसमें माइनस भी कर दिया और पे भी कर दिया। उसी तरह 5,000 आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, ये मैंने पे कर दिया स्टेप 5 में, और ये 30,000 मैंने पे कर दिया स्टेप 3 में। ये 5,000 और 30,000 मैंने पे भी कर दिया और 1,80,000 में माइनस भी कर दिया। अब मैं देखूंगा कि रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बच गए। मतलब 1,80,000 में से 1,80,000 में से मैं बाकी के चारों अमाउंट्स माइनस कर दूंगा। मतलब 6,000, 1,500, 5,000, 30,000, 1,80,000 में से मैं चारों अमाउंट माइनस करूंगा तो मेरा रिमेनिंग क्रेडिटर्स आएगा। इस 1,37,500 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिमेनिंग क्रेडिटर्स। इसको बोलते हैं रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बचे। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हमारे बच गए 1,37,500। इसको भी हमको पे तो करना ही पड़ेगा। इस 1,37,500 के बारे में कहीं पे भी कुछ भी बताया हुआ नहीं है। तो ये 1,37,500 जिसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, ये स्टेप 5 में मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में पे होगा। जितना रिमेनिंग बच गया, टोटल 1,80,000 था, उसने 6,000 पे कर दिया, 1,500 पे कर दिया, 5,000 पे कर दिया, 30,000 पे कर दिया और 1,37,500 रह गया, तो इसको बोलते हैं रिमेनिंग। अब जितने भी रिमेनिंग क्रेडिटर्स बच गए उनको हम पे करेंगे स्टेप 5 में 1,37,500। पे तो करना ही पड़ेगा 1,37,500 स्टेप 5 1,37,500 और इसको मैं बोलूंगा रिमेनिंग क्रेडिटर्स। डन। अभी आप अगर इन सब का टोटल करोगे ना बेटा, बहुत इजी बात है वैसे। ये 6,000 और ये 30,000 और ये 1,500 और ये 5,000 और 1,37,500, इन पांचों अमाउंट का टोटल करोगे ना तो 1,80,000 ही आएगा। जो ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स था 1,80,000, ये उसके 5 पार्ट्स हो गए। डन। अब इस क्वेश्चन में और बहुत कुछ है समझाने जैसा, अभी आप लिखोगे नहीं, मैं एक बार सिर्फ आंसर को स्क्रॉल करूंगा, अभी लिखना नहीं है। पूरा आंसर मैं कंप्लीट करूं बाद में लिखना। आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ लिखना है तो ये जो वर्किंग नोट बनाया था नीचे क्रेडिटर्स वाला वो लिख सकते हो, और इस वीडियो लेक्चर में कुछ लिखना नहीं। इस वीडियो लेक्चर में बस ये वर्किंग नोट लिखना, ये वाला, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके। ये रूल चाहिए तो आप लिख सकते हो। बाकी एडजस्टमेंट्स और भी हैं 3, 4, 5, 3 एडजस्टमेंट और है। लायबिलिटी साइड पे अनटिक आइटम्स है बहुत, ये तब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और ये मेरा नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो, कोई भी काम हो पढ़ाई से रिलेटेड, मेरे को बताना। ठीक है, ये मीटिंग एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये कंप्लीट करेंगे पूरा क्वेश्चन।